हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, इस वीडियो में हम कुछ साइकोलॉजी की बात करेंगे। और कुछ क्वेश्चंस आए थे मेरे पास वाया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और हमारा जो टेलीग्राम आईडी है वहाँ पर। कोशिश करूँगा उन क्वेश्चंस के जवाब यहाँ पे दे पाऊँ। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो एक चीज़ ये है कि कुछ लोगों का ये कहना है कि आपके यूट्यूब चैनल पे कंटेंट काफ़ी सारा है और काफ़ी अच्छा कंटेंट है, लेकिन एक नए पर्सन को प्रॉब्लम ये होती है कि उसको ये समझ में नहीं आता है कि स्टार्ट कहाँ से करना है, कौन सी वीडियोस पहले देखनी चाहिए, कौन सी नहीं देखनी चाहिए। तो उसके लिए कुछ सोचा है मैंने, उसको एक तरह से सीक्वेंस में लेकर के आएंगे और एक प्रॉपर सीरीज़ स्टार्ट करूँगा आने वाले दिनों में, जहाँ पे जितना भी कंटेंट यहाँ दे रखा है इस चैनल पे, उस कंटेंट को कैसे यूज़ करना है और किस सीक्वेंस में आपको सीखना चाहिए। अगर कोई नया पर्सन पहली बार इस चैनल पे आ रहा है तो उसको ये पता होना चाहिए कि भाई किस सीक्वेंस में हमें कौन सी वीडियो देखनी है। तो उसके लिए आने वाले कुछ दिनों में आपको एक वीडियो मिलेगा, और वीडियो क्या मिलेगा, एक सीरीज़ मिलेगी पूरी वीडियोस की। तो उससे आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। अब जो इस वीडियो का टॉपिक है उस पर बात करते हैं। अभी जैसे हमने देखा कि हमने बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं, चाहे वो इस चैनल से सीखी हों, चाहे कहीं और से सीखी हों, चाहे कहीं आपने कोर्सेज़ वगैरह किए हों। बट प्रॉब्लम सारी यहाँ आती है कि हमें पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं, हमें पता होता है कि हाँ मुझे इस समय यहाँ पर इस स्टॉक में एंट्री या एग्ज़िट नहीं करना है। बट कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे दिमाग पे हावी रहती हैं उस समय, जिस समय हम ट्रेडिंग कर रहे होते हैं या फिर कोई स्टॉक, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के लिए भी ले रहे हो। तो बहुत सारी चीज़ें चलती हैं और ये बहुत बहुत लोग इस चीज़ को पहले बोल भी चुके हैं। और आपने बहुत सारी जो एक्सपर्ट लोग होते हैं या फिर काफ़ी एक्सपीरियंस लोग होते हैं, वो हर इंसान एक ही बात करता है कि आप कहीं से भी कुछ भी सीख लो, कितना भी अच्छा नॉलेज ले आओ, लेकिन वो केवल आपको 20-30% ही काम करेगा। सारा जो ट्रेडिंग हो, इन्वेस्टमेंट हो, इंट्राडे हो, स्विंग हो, कुछ भी हो, वहाँ पे जो भी सारा का सारा जो खेल है वो आपके माइंडसेट का है, पोजीशन साइजिंग का है। और जिस तरह से हम स्टॉक में होल्ड नहीं कर पाते, स्टॉक अगर हमारी साइड पे चल रहा है तो हम उसको होल्ड नहीं करते हैं, लॉस में हम होल्ड करके बैठे रहते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं यही मतलब इम्पैक्ट डालती हैं कि भाई आप किस तरीके से मार्केट को ले रहे हो, या मार्केट में आप कल को कितना सक्सेसफुल हो पाओगे और कितना सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। तो ये सारी बातें जो हैं हम लोगों ने सुनी हुई हैं, लेकिन उसके बाद भी जब इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है तो नहीं हो पाता है। आज कुछ क्वेश्चंस आए मेरे पास। सबसे पहले एक पर्सन का क्वेश्चन ये था कि आपके चैनल पे काफ़ी कुछ अच्छा हमने सीख लिया है और काम कर भी रहे हैं, प्रॉफिट भी हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही क्वांटिटी बढ़ाते हैं तो वहाँ पर जा कर के सारी साइकोलॉजी बिगड़ जाती है और वहाँ लॉस हो जाता है। कॉमन क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों की यही समस्या है कि ठीक है भाई, अगर मैं 100 स्टॉक्स लेकर के काम कर रहा हूँ, या स्टॉक्स नंबर ऑफ़ स्टॉक्स छोड़ो, अमाउंट की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल पर्टिकुलरली मैंने एक स्टॉक में 50,000 डाला और मैं 50,000 से काम कर रहा हूँ, तो ठीक है, बढ़िया चल रहा है। लेकिन जैसे ही मैं सोचता हूँ कि नहीं, ये स्टॉक बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी जगह पे है, मैं उसमें 50,000 की जगह फॉर एग्जांपल 2 लाख डाल देता हूँ, वहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। और ये जो लोग इंट्राडे करते हैं वो भी इस तरह की चीज़ों से कहीं ना कहीं जूझते रहते हैं कि अगर कोई ट्रेड में क्वांटिटी कम रहती है तो वो ट्रेड हमारा प्रॉफिटेबल हो जाता है, जहाँ क्वांटिटी बढ़ाई वहाँ पे सारा काम हमारा गड़बड़ हो जाता है। तो सबसे पहले तो इसकी बात कर लेते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि हम सबके ना माइंड को ना एक एक चीज़ के लिए ट्रेन किया गया है कि भाई ठीक है, अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मेरा एक पर्टिकुलर जो लॉस है वो इतने अमाउंट का ही होगा, है ना। हमारे को होता है, मतलब हर किसी के माइंड की ना कहीं एक कैपेबिलिटी है या कैपेसिटी है कि मैं कितना लॉस देख सकता हूँ स्क्रीन पे। तो अगर मैं स्टार्टिंग से काम कर रहा हूँ, जब से मैंने सीखा है, मैं देख रहा हूँ कि ठीक है यार, एक स्टॉक में मेरा 5-10 हज़ार का लॉस होता है, मुझे चलता है, तो वहाँ तक मैं अपने जो भी मेरा पूरा प्रॉपर सिस्टम है, जिस सिस्टम से मैंने एंट्री करी है, और मैं उसको पूरा फॉलो करता हूँ। जब तक मेरे को मार्केट स्टॉप लॉस हिट नहीं करती है, मैं अपना होल्ड करता हूँ। लेकिन अगर उसी स्टॉक में मैंने क्वांटिटी अपनी 2 टाइम्स 4 टाइम्स कर दी, तो अब परसेंटेज में तो लॉस उतना ही है, परसेंटेज में तो लॉस उतना ही है, लेकिन वो स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है, वो आपके माइंड को आदत है 10,000 देखने की, वो दिखा रहा है 50,000, 40,000, 30,000। तो ऑब्वियसली फिर उस समय साइकोलॉजी बिगड़ेगी ही बिगड़ेगी। फिर आपने कितना भी अच्छा एनालिसिस किया हो, वो एनालिसिस धरा का धरा रह जाता है। और इंट्राडे में तो ये बहुत ज़्यादा होता है।
जो लोग इंट्राडे करते हैं वो रिलेट कर पा रहे होंगे, वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो इसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन क्या है कि आप चाहे इंट्राडे कर रहे हो, आप चाहे स्विंग कर रहे हो, आप चाहे पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको कभी भी क्वांटिटी एकदम से नहीं बढ़ानी चाहिए। एकदम से का क्या मतलब हुआ, अगर मान लो मैंने जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया कि कोई स्टॉक में हम 50,000 से काम करते हैं, मतलब हमने एक अपना नियम बना रखा है कि मैं 50,000 से ज़्यादा एक स्टॉक में नहीं डालूंगा। लेकिन अब मेरे को लग रहा है कि ठीक है यार, मैं ठीक कर पा रहा हूँ, मेरा PNL भी ठीक में है, अब मुझे कहीं ना कहीं अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है। तो लोग गलती क्या करते हैं, वो 50,000 से सीधा पहुँच जाते हैं 1 लाख पे, 2 लाख पे। वैसा नहीं करना चाहिए अपने को, धीरे धीरे करके क्वांटिटी बढ़ानी चाहिए। एंड इसको हम एक दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, शायद आप लोग अच्छे से रिलेट कर पाओगे। सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि लॉसेस क्यों होते हैं। लॉसेस हमेशा इसलिए होते हैं क्योंकि हम मार्केट का जो नेचर है ना, हम उसके अगेंस्ट काम करते हैं। अभी जैसे यहाँ पर हम बात कर रहे थे क्वांटिटी बढ़ाने की, क्वांटिटी लिमिट में रहती है तो प्रॉफिट रहता है। जब हम लिमिट से बाहर हो जाते हैं, क्वांटिटी एकदम से बढ़ा देते हैं, तो फिर लॉस होने लग जाते हैं, नहीं तो हम प्रॉफिट में रहते हैं। अब वो लिमिट क्या है, वो तो सबके लिए अलग अलग हो सकती है। किसी के लिए 50,000 भी कम है और किसी के लिए 20,000 भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो अब इसको ना एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। जो ये हमारा नेचर है ना, अगर हम नेचर को ध्यान से ऑब्ज़र्व करें ना, इसको हम प्रकृति कहते हैं, तो यहाँ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो अब यहाँ क्वांटिटी की बात मैं कर रहा हूँ और मैं नेचर की बात कर रहा हूँ, उसका आपस में क्या लिंक है? बहुत बड़ा लिंक है, मैं बताता हूँ कैसे। अभी जैसे हम बात कर रहे हैं कि ठीक है, मैंने सडनली जब भी क्वांटिटी बढ़ाई है, मेरा हमेशा लॉस हुआ है। उसका रीज़न मैंने आपको बताया कि माइंड को वो स्क्रीन पे उतना लॉस देखने की आदत ही नहीं है। परसेंटेज ऑफ लॉस तो सेम ही चल रहा है, लेकिन वहाँ अमाउंट दिख रहा है आपको, तो उस वजह से हम सब कुछ अपना भूल जाते हैं और जल्दबाजी में आकर के कोई गलत डिसीजन ले लेते हैं या फिर एग्जिट कर जाते हैं। जबकि एज़ पर हमारा रूल्स, एज़ पर हमारे सेटअप, अभी एग्जिट मार्केट ने हमें दिया नहीं है, लेकिन हम जल्दी एग्जिट कर जाते हैं। अब नेचर भी क्या ऐसे करता है क्या कभी? नेचर को जब भी कोई बदलाव करना होता है, वो कैसे करता है? जैसे अभी आप समझो इस समय समर चल रहा है, ठीक है, कहीं 40, कहीं 45, कहीं 48 टेम्परेचर है, ठीक है। अब हर इंसान ये चाहता है इस समर में, इस समय, आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 26 मई को, हर इंसान ये चाहता है कि यार मौसम ठंडा हो जाए। तो हर किसी के चाहत तो यही है ना कि मौसम ठंडा हो जाए। ऐसे ही हम ट्रेडिंग में करते हैं, हमारी चाहत होती है कि हमें प्रॉफिट हो जाए और ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए। अभी तो क्वांटिटी कम है तो कम प्रॉफिट हो रहा है, एकदम से क्वांटिटी हम बढ़ाते क्यों हैं? क्योंकि हमें एकदम से कन्विक्शन आ जाता है और हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए। वही सेम चीज़ होती है। अभी हम समर में हैं तो नेचर क्या करता है, आज 40 टेम्परेचर है फॉर एग्जांपल, तो ऐसा होता है कि कल एकदम से 40 से 10 पे आ जाते हैं। या फिर जब विंटर चल रही होती है, हम कहते हैं बहुत ठंडा है, थोड़ा मौसम गर्म हो जाए। तो क्या विंटर में अगर कहीं पे 5, 6 डिग्री, 7 डिग्री, 10 डिग्री टेम्परेचर है, तो क्या अगले दिन एकदम से वो वापस से 40 पे पहुंच जाता है? ऐसा नहीं होता ना। बहुत धीरे धीरे करके वेदर चेंज होता है और हमें पता भी नहीं चलता उसका। मतलब एकदम से गर्मी से हम धीरे धीरे करके रोज़ 1 डिग्री, 2 डिग्री टेम्परेचर अप डाउन होता है, होते होते एकदम से मौसम चेंज हो जाता है और वो चीज़ हमें पता भी नहीं चलती कि कब हुआ। मतलब हो हमारे सामने सब कुछ रहा है, लेकिन वो महसूस नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो बहुत धीरे धीरे करके बदलाव हो रहा है। ऐसे ही अगर हम दिन की बात करें, आप लोग में से बहुत सारे लोगों ने बीच पे ये चीज़ ऑब्ज़र्व की होगी। जब भी हम बीच पे बैठते हैं, हम शाम हो रही है, ठीक है, सनसेट हो रहा है, शाम हो रही है, अचानक से देखते वहाँ अंधेरा हो जाता है। मतलब हर जगह होता है, बट बीच का मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे एकदम क्लियर अपने को ये चीज़ हम देख सकते हैं या फिर इससे हम रिलेट कर सकते हैं। तो वो जो बदलाव हुआ, वो एक एक सेकंड करके धीरे धीरे करके वो चेंज हुआ ना। एकदम से तो नहीं हो गया। ऐसा तो नहीं होता कि अभी शाम को 6 बजे एकदम उजाला है और 6:30 पे या 6:05 पे अचानक से एकदम से अंधेरा, बहुत अंधेरा हो गया। ऐसा नहीं होता है। तो जो नेचर कर रहा है, अगर हम भी वही करेंगे तो हम यहाँ पे टिके रहेंगे। और ये ना सिर्फ स्टॉक मार्केट की बात नहीं है, नॉर्मल लाइफ में भी हमें यही सब करना चाहिए। तो आई होप क्लियर होगा, क्योंकि अगर आप धीरे धीरे करके क्वांटिटी बढ़ाओगे, इतनी धीरे धीरे करके क्वांटिटी बढ़ानी है कि आपको खुद भी ना पता चले। अगर मैं कोई एक स्टॉक का नाम ले लेता हूँ, मान लो मैं रिलायंस में काम करता हूँ, मैं रिलायंस के हमेशा 100 स्टॉक्स लेता हूँ,
मैं उसमें एक स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ या पोजिशनल ट्रेडिंग करता हूँ और फिर मैं एक अच्छा डिसेंट सा प्रॉफिट होता है बुक कर लेता हूँ, बाहर आ जाता हूँ। अब मैं एकदम से 100 क्वांटिटी को अगर 500 पे ले जाऊँगा या 300 पे ले जाऊँगा तो वहाँ पे साइकोलॉजी गड़बड़ होनी ही है। मैं ऐसा क्यों ना करूँ कि मैं उसको 100 से 120 पे लाऊँ, 120 से 130 पे लाऊँ। मेरा मोटो यही है। रिलायंस का चार्ट मैं बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, बहुत टाइम से ट्रेड कर रहा हूँ, मेरी कन्विक्शन बहुत अच्छी है उस पर। बट अब मैं ये चाहता हूँ कि यार 100 क्वांटिटी में मेरे को प्रॉफिट जो हो रहा है ना उसको मेरे को बढ़ाना है, मेरे को 500 करना है। तो 100 से डायरेक्ट 500 पे नहीं जाना अपने को, 100 से 130 पे आना है, 130 से 150 पे आना है, 150 से 180 पे आना है। बहुत स्लो स्लो करके क्वांटिटी बढ़ानी है। अगर इस तरीके से करोगे तो फिर ये जो प्रॉब्लम है ना कि क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो लॉस हो जाता है, उस प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे हम। अब इसको यहाँ पर एक और एग्जांपल से समझते हैं। हम लोग अपनी डेली रूटीन में, नॉर्मल लाइफ में वो सारे काम करते हैं जो सही हैं, लेकिन जब यहाँ आते हैं ना ट्रेडिंग में या स्टॉक मार्केट में आते हैं तो फिर वो सब गड़बड़ कर देते हैं। अपने को करना वही है जो हम अपना नॉर्मल लाइफ में करते हैं। अब नॉर्मल लाइफ में जैसे फॉर एग्जांपल किसी को वेट लूज़ करना है तो वो इंसान सोचता है कि यार मैं एक्सरसाइज नहीं करता हूँ, चलो कल से एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगा या रनिंग स्टार्ट करूँगा, जॉगिंग स्टार्ट करूँगा, कुछ भी करूँगा। तो वो अपने वेट लूज़ वाला जो उसका टारगेट है वो वहाँ कब पहुँचेगा? वो तब पहुँचेगा जब वो डेली एक्सरसाइज का टाइम या जॉगिंग का टाइम या नंबर ऑफ़ राउंड्स अगर वो किसी गार्डन में लेता है तो वो धीरे धीरे करके बढ़ाएगा। ऐसा तो नहीं है कि आज आपने 10 राउंड लिए एक पार्क के गार्डन के, अगले दिन से आप सोचो कि यार बहुत दिन हो गए मैं 10 राउंड ले रहा हूँ, चलो इसको बढ़ाते हैं और आज मैं सीधा 30 या 50 कर दूँगा। पॉसिबल है वो? अगर कर दिया तो अगले दिन वहाँ जाने का भी मन नहीं करेगा दोबारा। आप समझ रहे हो? लेकिन अगर हम ये करें कि 10 से 15 पे आएँ, फिर 20 पे आएँ, 25 पे आएँ, जो हमारा गोल है 50 वाला कि मुझे अब 50 राउंड लेने हैं, वो गोल अचीव हो जाएगा। लेकिन कब होगा? जब हम धीरे धीरे करके उसको बढ़ाएंगे। सीधा 10 से 50 पे पहुंचने की कोशिश करेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। और यहाँ वही गलती करते हैं लोग। कुछ टाइम ट्रेडिंग करते हैं, कॉन्फिडेंस आ जाता है, या कॉन्फिडेंस भी छोड़ो, ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है और क्वांटिटी एकदम से मल्टीफोल्ड कर देते हैं कि चलो जी 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5 टाइम्स क्वांटिटी एकदम से बढ़ा दी। प्रॉब्लम वहाँ आती है। धीरे धीरे करके क्वांटिटी बढ़ाओगे कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आई होप ये एग्जांपल से अभी काफ़ी क्लैरिटी मिल गई होगी कि रीज़न क्या होता है इतना बड़ा लॉस होने का एकदम से। सब कुछ तो ठीक था, मैं तो रिलायंस को पिछले 6 महीने से, पिछले 1 साल से ट्रेड कर रहा हूँ। अब क्या हुआ? तो अब ये हुआ क्योंकि जो नेचर का रूल है ना कि बदलाव बहुत धीरे धीरे आता है, हम उसके अगेंस्ट जाके काम करते हैं। हमें एकदम से बदलाव चाहिए और यही समस्या होती है जब हम प्रॉफिट के पीछे भागते हैं कि ठीक है यार मेरे को ऑप्शंस करने हैं, ऑप्शन बाइंग करनी है। क्यों करनी है? रातों रात मेरे को 10 वाला ऑप्शन 100 करना है। संभव ही नहीं है, होगा ही नहीं। 100 में से कभी एक बार ऐसा चांस लगेगा, हो गया तो हो गया। 90 टाइम्स 0 होगा वो। क्योंकि वो स्टॉक मार्केट का आप नेचर समझो ना, वो इस चीज़ के लिए बनी ही नहीं है कि आपको रातों रात करोड़पति बना दे। ठीक है ना? सिंपल सी चीज़ है। धीरे धीरे करके बदलाव लाने की कोशिश करेंगे तो बदलाव ला पाएंगे, अदरवाइज़ कुछ नहीं होने वाला। तो एक तो ये क्वेश्चन था कि ज़्यादा क्वांटिटी पे हमेशा लॉस हो जाता है, कम क्वांटिटी पे काम करते हैं तो ठीक रहता है। तो उसका मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी एक क्वेश्चन मेरे पास आया कि लॉन्ग टर्म के लिए 1 साल 2 साल के लिए अगर हमें कोई स्टॉक सिलेक्ट करना है तो कैसे सिलेक्ट करें और उसमें एग्जिट क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो देखो ये तो चीज़ हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं पहले। अगर आपको 1 साल से ऊपर के ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको ऐसे स्टॉक्स चूज़ करने चाहिए जो वीकली के टाइम फ्रेम पे लास्ट 1 से 2 साल से कंसोलिडेशन जोन में चल रहे हैं। वही स्टॉक होंगे जो जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा रहेगा और जो हो सकता है अगले आने वाले साल भर में आपको एक अच्छा रिटर्न देने की काबिलियत रखें। क्योंकि जो स्टॉक हमारे को संगम पे मिल रहा है वो सबसे बढ़िया जगह है, क्योंकि वहाँ हमारा रिस्क कम है। बिकॉज वहाँ पर क्या होता है, जब भी कोई संगम बन रहा होता है, जैसे अभी आपके सामने ये निफ्टी का चार्ट है, ये एक तरीके का संगम बन रहा है। ठीक है, तो अब इस संगम बनने के दौरान क्या हो रहा है कि एक तो प्राइस वाइज करेक्शन भी हो चुकी है, टाइम वाइज भी करेक्शन हो चुकी है। ठीक है ना? तो वैसे स्टॉक अगर आप आइडेंटिफाई कर पाओ जिनमें लास्ट 1 साल से लेके 2 साल का समय हो गया या 2.5 ईयर्स हो गए, वो स्टॉक में कोई मूवमेंट ही नहीं है, वो स्टॉक आपको सिलेक्ट करने चाहिए आपकी एंट्री के लिए। अब एंट्री का जो पर्टिकुलर समय होता है कि हाँ
कब ये मालूम लगेगा कि ये जो करेक्शन है टाइम वाइज और प्राइस वाइज ख़त्म होने वाली है या ख़त्म हो चुकी है, वो कैसे पता चलेगा? उसके लिए बहुत सारे टूल्स होते हैं, बहुत सारी स्टडी होती है। अगर आप कोई भी इंडिकेटर यूज़ करते हो, वो इंडिकेटर भी आपको इंडिकेट कर सकता है। अदरवाइज़ और बहुत तरीके होते हैं इसके, वो भी डिटेल में यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते। लेकिन मैंने आपको एक हिंट दिया कि आपको वो स्टॉक सिलेक्ट करने चाहिए जो वीकली के टाइम फ्रेम पे करेक्शन करके अभी बाहर निकल रहे हैं, मतलब कि वीकली के टाइम फ्रेम पे साल 2 साल से संगम बना रहे थे, अभी जस्ट उसमें ब्रेकआउट आना स्टार्ट हुआ है। और इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो मैंने बना भी रखा है, राइट स्टॉक राइट प्लेस वाला जो वीडियो है, लगभग 3 या 4 साल पुराना वीडियो है, उसमें लगभग 11-12 हज़ार व्यूज़ हैं। वो वीडियो अगर आप देखोगे तो वो आपको एक अच्छा वहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है कि जब भी कोई स्टॉक किसी टाइम फ्रेम पे संगम पे होता है, तो संगम से निकल करके या करेक्शन से निकल करके जब वो चलने वाला होता है, तो उसके लिए क्या चीज़ें अपने को देखनी होती है। तो वहाँ हमने कुछ कॉट वगैरह की बात की हुई है, वो वीडियो आप देख सकते हो। राइट स्टॉक राइट प्लेस करके वीडियो है, लगभग 4-1 साल पुराना। ठीक है। और एग्जिट का पूछा आपने कि ऐसी कंडीशन में एग्जिट कहाँ करेंगे, तो देखो एग्जिट का एक सिंपल सा रूल है मेरे से कोई भी पूछता है ना कि एग्जिट कैसे करना है, मैं एक सिंपल सी चीज़ बोलता हूँ कि आपने जब एंट्री करी थी, आपने कुछ देखा होगा, कुछ ना कुछ चार्ट पे आपको अच्छा लगा होगा, भले ही आप कोई भी टूल यूज़ कर रहे हो, उस टूल ने आपको बोला होगा कि हाँ भाई एंट्री बनती है, ब्रेकआउट पे लिया होगा, कुछ ना कुछ तो देखा होगा। तो जब तक आपका वो एंट्री का रीज़न वैलिड है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैंने ये देखा कि यार ये स्टॉक में 50 EMA कटा है, बहुत टाइम से 50 EMA के नीचे काम करा था, अब सडनली 50 EMA के ऊपर आ गया, तो मैंने ये देख करके बाई करा। तो जब तक 50 EMA के ऊपर है मैं होल्ड करूँगा, मैं एग्जिट करूँगा ही नहीं। सही है ना। तो एग्ज़िट हमेशा तब करना चाहिए जब आपने जो चीज़ देख करके एंट्री की थी, वो चीज़ जब तक वैलिड है चार्ट पे, तब तक एग्जिट करने का कोई रीज़न नहीं है। और अगर आप ये सोच के एग्जिट कर रहे हो कि बहुत बढ़ गया, तो ये सबसे ख़राब तरीका है एग्जिट करने का, क्योंकि बहुत बढ़ गया की कोई लिमिट नहीं है इस मार्केट में। जो बढ़ रहा है वो कितना बढ़ेगा उसकी कोई लिमिट नहीं है, जो गिर रहा है वो कितना गिरेगा उसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है ना। जो स्टॉक ऊपर से 50% गिर चुका है, वो यहाँ से भी 50% और गिर सकता है। जो स्टॉक पिछले 6 महीने में 50% बढ़ चुका है, वो यहाँ से अगले 6 महीने में और 50% बढ़ सकता है। तो अपने को केवल ये सीखना है कि मैं एंट्री जिस तरीके से कर रहा हूँ, वही तरीका मेरे को एग्जिट के लिए यूज़ करना है, सिंपल। तो ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। एक पर्सन ने पूछा कि मैं 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे काम करता हूँ, जो कि बहुत छोटा टाइम फ्रेम है, और FNO में ही करते होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो उन्होंने पूछा कि उसके लिए एग्जिट क्या क्राइटेरिया बताओ। तो एग्जिट क्राइटेरिया मैंने अभी जो बताया वही सेम है। आप अगर 5 मिनट्स पे काम कर रहे हो और आप मेरे से ये पूछ रहे हो कि क्या कैंडल क्लोज होने पे काम करना चाहिए, तो यार देखो, अगर आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो और आप कह रहे हो मैं 5 मिनट्स पे काम करता हूँ, तो मेरे ख्याल आपको 5 मिनट्स पे काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं हुआ ना कि कैंडल क्लोज होने का वेट करना है नहीं करना है, वो तो करना ही है। ठीक है ना। अब आप क्या देख करके काम करते हो वो मुझे नहीं पता। एंड आपने ये भी पूछा कि जब मैं 5 मिनट की कैंडल क्लोज होने का वेट करता हूँ, तो उसके बाद कुछ सेकंड बाद वो कैंडल या तो अपोजिट डायरेक्शन में चल पड़ती है, या फिर वो अगली कैंडल रेड बन जाती है। तो उससे कोई मतलब नहीं है। आप क्या देख करके काम कर रहे हो, आपने क्या सीखा हुआ है, तो उस पर डिपेंड करेगा ना। अब ये इसका आंसर मैं ऐसे कैसे दूँ आपको। अगर 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, अभी ये चार्ट आपके सामने है, ठीक है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। अभी यहाँ पर क्या हुआ, अगर मैंने एक स्ट्रेटजी यूज़ कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल कि ये प्राइस जब तक 200 EMA के ऊपर रहेगा मैं बाय करूँगा, 200 EMA के नीचे रहेगा मैं सेल करूँगा, सिंपल सी स्ट्रेटजी है। अब यहाँ पर ये प्राइस 200 EMA के ऊपर आया, 5 मिनट का कैंडल यहाँ क्लोज हो गया, ठीक है। ये कोई स्ट्रेटजी नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, ये केवल एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। स्ट्रेटजी आपने जो भी सीखी होगी आप उसको इससे रिलेट कर सकते हो। अब मान लो यहाँ पे 200 EMA के ऊपर ये कैंडल बन गई, और आपका एक रूल बना रखा है आपने कि जैसे ही वो 200 EMA क्रॉस करेगा मैं बाय करूँगा, 200 EMA नीचे की तरफ क्रॉस करेगा तो मैं सेल करूँगा। जैसे यहाँ पे नीचे की तरफ क्रॉस किया तो मैंने सेल कर दिया, 200 EMA के ऊपर की तरफ क्रॉस किया तो मैंने बाय कर लिया। मैंने अपने लिए ये रूल बना रखा है। अब आपने बोला कि 5 मिनट की कैंडल क्लोज होने का वेट करना है, ठीक है जी करना है। अब अगली कैंडल वो रेड बन गई, तो रेड बन गई तो आपका स्टॉप लॉस गया। रेड इन द सेंस कि अगर वापस 200 EMA के नीचे आ गई तो आपका स्टॉप लॉस गया, आप स्टॉप लॉस दो बाहर हो जाओ। अगर आपने यहाँ ट्रेड लिया और यहाँ आपने स्टॉप लॉस दे दिया तो आपका बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस गया। लेकिन नेक्स्ट टाइम आपने फिर वही किया, फिर 200 EMA के ऊपर आया, आपने बाय कर लिया, अब वो ट्रेड चल रहा है, ठीक है ना। तो ये है। दूसरा आपने पूछा कि अगर आप ऑप्शंस में काम कर रहे हो
तो आपको क्या एक ही इंडेक्स पे ध्यान रखना चाहिए या फिर आप मल्टी इंडेक्स देख सकते हो, ठीक है। तो ये भी सबके लिए अपना अपना अलग हो सकता है। जो मैं करता हूँ मैं बता देता हूँ। मैं F&O में काम करता हूँ, इंट्राडे भी करता हूँ और कुछ दिनों के ट्रेड्स भी करता हूँ, लेकिन स्टॉक्स में नहीं करता, क्योंकि मेरे को ये रहता है कि हमारा लास्ट गोल है कि ठीक है भाई पैसा आना चाहिए। अभी वो स्टॉक से आ रहा है या निफ्टी से आ रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है। अब मैं स्टॉक्स में अगर जाऊँगा तो मेरे को ज़्यादा मेहनत लगेगा, ठीक है ना। स्टॉक्स में अगर मैं जाऊँगा तो मुझे रोज़ बैठ करके स्टॉक्स निकालने पड़ेंगे, देखना पड़ेगा। मैं नहीं करना चाहता इतना काम। तो मैंने अपने लिए एक इंडेक्स चुना हुआ निफ्टी, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर बात कर ले तो बैंक निफ्टी, वो भी बहुत रेयर, कभी कभार। मतलब अगर 10 ट्रेड होते हैं तो 10 में से मेरे 8 ट्रेड जो होंगे वो निफ्टी में ही होंगे। तो मैंने अपने लिए निफ्टी चुना हुआ। अब मैं निफ्टी को डेली पिछले कई सालों से, लगभग 7 से 8 सालों से डेली निफ्टी पे 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट का चार्ट डेली देखता हूँ आफ्टर मार्केट, बार रिप्ले ऑप्शन यूज़ करके कि आज मार्केट ने क्या किया। अगर आप भी ऐसे करोगे तो आपका भी अंडरस्टैंडिंग लेवल चार्ट देखने का बढ़ता चला जाएगा। तो मैं तो ये करता हूँ। अगर आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, ये वो अटरम स्टॉक सब कुछ करना है तो भैया वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं एक ही इंडेक्स पे फोकस करता हूँ और इसीलिए चार्ट समझ में आने लग गया है निफ्टी का, क्योंकि लास्ट 6-7 सालों से मैं यही कर रहा हूँ। तो आपको भी यही करना चाहिए। बाकी जैसा हो आपकी इच्छा। अगर हम एक या दो जगह पे ही ध्यान रखेंगे, वहीं पे डेली मूवमेंट पकड़ने की कोशिश करेंगे कि आज निफ्टी ने क्या किया। अभी आज का दिन है, समझो आज का दिन हम 5 मिनट्स पे यहाँ ओपन होते हैं, ऐसे ही 1 मिनट पे आओगे, वैसे ही 3 मिनट पे आओगे। बार रिप्ले ऑप्शन यहाँ पर है, उसका आप यूज़ करोगे और डेली अगर चार्ट बनता हुआ देखोगे। अगर लाइव मार्केट में बैठ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप इंट्राडे ऑप्शंस कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है बैठ ही सकते होगे। नहीं बैठ सकते तो ये काम शाम को करो। और अगर आपने दिन में मार्केट देखा भी है, पूरा दिन आप स्क्रीन पे भी थे, तो भी शाम को वापस से एक बार देखो। कुछ ना कुछ रोज़ एक नया ट्रिगर आपको मिलेगा, कुछ नया समझ में आएगा, ठीक है ना। और जो लोग इंट्राडे वगैरह नहीं करते हैं, ऑप्शंस नहीं करते हैं, F&O नहीं करते हैं, स्टॉक्स में करते हैं, उनको भी ये करना चाहिए। उनको भी रोज़ जा करके, या रोज़ तो नहीं, चलो उनके लिए डेली ज़रूरत नहीं है, बट वीकेंड पे बैठ करके कुछ ऐसे चार्ट्स निकालने चाहिए जो लास्ट कुछ सालों में मल्टीबैगर हुए हैं, ठीक है। अब मल्टीबैगर हर टाइम फ्रेम के लिए अलग अलग हो सकते हैं। अगर आप 1 आवर पे काम कर रहे हो तो आपके लिए 20-25% भी मल्टीबैगर है। अगर आप डेली पे काम कर रहे हो तो 50-60% मल्टीबैगर है। अगर वीकली पे काम कर रहे हो तो डबल ट्रिपल हो गया, मल्टीबैगर है। और अगर मंथली पे काम कर रहे हो तो यहाँ से 5 टाइम्स हो गया, वो भी मल्टीबैगर है। तो मल्टीबैगर की डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग हो सकती है, बट जिस भी टाइम फ्रेम पे आप काम कर रहे हो या काम करना चाहते हो, उस टाइम फ्रेम के स्टॉक्स निकालो जिन्होंने पास्ट में रिटर्न दिए हैं, और उनको अगेन वही बार रिप्ले ऑप्शन का यूज़ करो। उनकी पूरी जर्नी देखो, और ऐसा नहीं कि फास्ट में देखना है, बिल्कुल स्लो में देखना है, और एक एक कैंडल बनते हो देखो, ठीक है ना। इसी से रिलेटेड एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस पर भी आता हूँ अभी। तो एक एक कैंडल अगर बनते हो देखोगे ना, तो आपको अगली बार जब वो कैंडल बनेगी तो आपको पता रहेगा कि अच्छा लास्ट टाइम ये हुआ था, इसका मतलब अभी मुझे पैनिक नहीं करना है, ठीक है। तो ये आपने जो ऑप्शंस के बारे में पूछा था या ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में पूछा था, ये मैंने आपको बता दिया। एक क्वेश्चन और आया था, उन्होंने गोदरेज एग्रोवेट करके स्टॉक है, उसका एग्जांपल लिया था। उसमें अचानक से क्या हुआ, एक रेड कैंडल बन गया। तो उनका कहना था कि इस तरह की रेड कैंडल से हम कैसे बच सकते हैं। ये वो स्टॉक है, यहाँ पर आई थिंक अर्निंग वगैरह था तो स्टॉक काफ़ी नीचे गिरा, और एक कैंडल बहुत बड़ा सा बनाया इसने, लगभग 13-14% का, बट वहाँ से फिर वापस ऊपर आ गया। तो वो बोल रहे थे कि ये स्टॉक जून मंथ में ब्रेकआउट दे करके काफ़ी बड़ा रिटर्न दिया, उसके बाद से कंसोलिडेशन में चला गया। तो क्या कंसोलिडेशन वाले जोन में इस तरह की रेड कैंडल से बचा जा सकता है? तो देखो, पहली बात ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है, स्टॉक मार्केट प्रोबेबिलिटी का गेम है। स्टॉक मार्केट में रिस्क हमेशा रहता है। आप किसी भी सेगमेंट में काम कर लो, रिस्क हमेशा रहेगा। ऐसा नहीं है कि रिस्क सिर्फ F&O में रहता है, स्टॉक्स में नहीं रहता। इवन मेरा सोचना थोड़ा अलग है। अगर मैं इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा हूँ ना, तो इंट्राडे ट्रेडिंग में अगर मैंने कोई स्टॉक में या मैंने किसी इंडेक्स में काम किया और एक एंट्री डाली मैंने, तो मुझे अगले 5 से 10 मिनट में पता चल जाता है कि मेरा डिसीजन गलत था। लेकिन जब स्टॉक्स में हम काम करते हैं ना, तो कुछ दिनों के बाद या हो सकता है कुछ वीक्स के बाद जाके हमें पता चलता है कि मेरा डिसीजन गलत था। तो ये और ज़्यादा रिस्की है, आप समझ रहे हो। उस बीच में हम बहुत सारी और अपॉर्चुनिटी खो देते हैं। तो सबसे पहले तो अपने को ये दिमाग में बिठा लेना चाहिए कि जो स्टॉक मैंने लिया है उसमें कभी भी
कभी भी किसी भी वजह से 20% की कैंडल किसी भी दिन बन सकती है नीचे की तरफ, उसके लिए रेडी रहना चाहिए। और अगर आप उसके लिए रेडी हो तो आप क्वांटिटी उतनी ही लोगे कि अगर आपका लिया हुआ आज आपने कोई स्टॉक लिया और अगर कल उसमें नीचे का 20% का सर्किट लग गया या 20% का कैंडल बन गया तो आपको टेंशन नहीं होगी। तो क्वांटिटी इतनी होनी चाहिए। इसीलिए हमेशा ये बोला जाता है कि सारा इन्वेस्टमेंट किसी भी एक स्टॉक में या एक पर्टिकुलर किसी सेगमेंट में नहीं रखना चाहिए। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 100 रुपये हैं तो आप 5 स्टॉक में अगर काम कर रहे हो, 10 स्टॉक का पोर्टफोलियो, तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट सब में करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर हमें नहीं पता कल क्या होने वाला है किस कंपनी में, चाहे कितनी भी बड़ी कंपनी हो, कितने भी अच्छे फंडामेंटल हो, कुछ भी हो सकता है। कंपनी के ऑनर के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। कंपनी का बाकी के लोग होते हैं उनके साथ कुछ भी हो सकता है। कभी भी कोई भी उनका मेंबर, बोर्ड ऑफ मेंबर रिज़ाइन कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। कभी भी उनके ऊपर आईटी का छापा पड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता। तो इस तरह की कैंडल के लिए अपने को स्टॉक जिस दिन आपने बाय किया आपको रेडी रहना चाहिए कि ये कैंडल मेरे स्टॉक में कभी भी बन सकती है, इसके लिए मैं रेडी रहूँ। अगर मैं रेडी हूँ तो मैं क्वांटिटी उतनी ही लूँगा जितनी मैं झेल पाऊँ। तो इसका यही एक सॉल्यूशन है और कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप ये कभी नहीं पता कर पाओगे कि इस पूरे संगम बनने के दौरान में स्टॉक में कितना ऊपर या नीचे का मूवमेंट आएगा। अब जैसे ये स्टॉक है, ये स्टॉक की आपने बात करी, ये स्टॉक ऊपर में 760 या 800 पकड़ लेते हैं, 800 पकड़ लेते हैं राउंड फिगर में, और नीचे में आपका 700। तो 800 से लेके 700 के बीच में काम कर रहा है। कब से कर रहा है? अक्टूबर से। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और अभी हम मई में हैं, यानी 8 महीने हो गए। 8 महीने से ये स्टॉक ऊपर में 800 नहीं तोड़ रहा, नीचे में 700 नहीं तोड़ रहा। लेकिन अचानक से ये एक कैंडल बन गई, इसने 700 तोड़ दिया। अब क्या करोगे? तो इसका एक सिंपल सा फंडा जो मैं यूज़ करता हूँ, बहुत सालों से करता आया हूँ और अपने जो हमारे कोर्सेज़ हैं वहाँ पे भी लोगों को ये सिखाया है, कभी भी कुछ भी हो जाए, चाहे ब्रेकआउट हो चाहे ब्रेकडाउन हो, एक कैंडल पे भरोसा नहीं करना। अगर वो एक कैंडल इतनी ख़राब है, वाकई में ही ये चार्ट इतना ख़राब है, तो इस कैंडल के नीचे एक कैंडल और चाहिए मुझे, उसको सस्टेन तो होना तो उसके नीचे। और ऐसे दर्जनों में एग्जांपल मैं आपको इस वीडियो में दिखा सकता हूँ, बट वो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। जहाँ पर अर्निंग डे हो या कोई भी रीज़न हो, एक बहुत ख़राब सी कैंडल बनती है, बट उसका नीचे फॉलो थ्रू आता नहीं है और वापस वो रिकवर कर जाती है। और ऐसे केसेस में जिस दिन इस कैंडल का हाई निकलता है उस दिन के बाद अच्छी मूवमेंट भी आती है। ठीक है, तो ये है जो आपने पूछा था। एंड इसमें एक पॉइंट मैं और ऐड करूँगा, अगर कोई भी स्टॉक के अंदर में इस तरह का कंसोलिडेशन चल रहा है, ठीक है, अचानक से एक बड़ा सा रेड कैंडल बन गया, अगर वो किसी रीज़न से बना है, वो रीज़न आपको पता है, तो फिर अपने को ज़रूर अगले 1 से 2 दिन का और वेट करना चाहिए। लेकिन अगर कोई स्टॉक है उसमें उसका रीज़न ही नहीं पता आपको कि क्या हुआ, बट अचानक से क्या हुआ, वो एक बड़ी सी रेड कैंडल बना करके वहाँ खड़ा हो गया और उसके बाद ऊपर ही नहीं आ रहा, लेकिन उसका रीज़न नहीं पता। जैसे पास्ट में ऐसे बहुत सारे स्टॉक हुए हैं जो अपने टॉप से 90% तक गिरे हैं। तो जब वो गिरना स्टार्ट हुए थे ना, तो उनमें इस तरीके की ऐसी कैंडल्स बनी थी, लेकिन उस समय वो रीज़न नहीं पता था किसी को। बाद में जाके पता चला कि इसमें ये फ्रॉड था, वो फ्रॉड था। तो अगर आपको रीज़न पता है तो ज़रूर आपको वेट करना चाहिए। जैसे अभी इसी की बात कर रहे हैं, तो ये अर्निंग डे था, ठीक है भाई, अर्निंग आया होगा, उस दिन गिर गया होगा या उसके नेक्स्ट डे गिर गया होगा, तो पता है ना अर्निंग की वजह से गिरा है, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। लेकिन अगर कुछ भी नहीं, न्यूज़ नहीं है, कुछ नहीं है, आपको पता ही नहीं चल रहा क्या चल रहा है, अचानक से वो स्टॉक गिरना स्टार्ट हो गया, भले ही वो एक दिन में बड़ी सी कैंडल ना बनाए, लेकिन रोज़ वो 4% 5% गिरे जा रहा है, तो कोई ना कोई इसका मतलब गड़बड़ है, वहाँ पे अपने को अलर्ट रहना चाहिए। लेकिन अगर आप ये बोलो कि हम इस तरीके के जो ड्रॉप आता है प्राइस में, उसको क्या पहले से पकड़ सकते हैं? नहीं पकड़ सकते, कोई नहीं पकड़ सकता। जो कहता है वो फालतू की बात है। चार्ट पे चीज़ दिखेगी, सिग्नल दिखेगा, उसके बाद ही अपन डिसीजन ले सकते हैं कि अभी क्या करना है इसके बाद इसका। ठीक है ना? अभी ये एक स्टॉक आपके सामने है, अपार इंडस्ट्रीज़। ये स्टॉक का एग्जांपल मैं पहले बहुत लोगों को दिखा चुका हूँ अपने कोर्सेज़ में भी, बट यहाँ पे फिर दिखा रहा हूँ। हो सकता है किसी यूट्यूब वीडियो में भी दिखाया हो, क्योंकि ये मैंने ट्रेड किया था इसलिए मुझे याद है। अब ये अर्निंग डे के नेक्स्ट डे इसमें इतना बड़ा कैंडल बना था नीचे में 15% का, बट इसका लो आप देखो, एक भी दिन के लिए वो ब्रेक नहीं हुआ। तो यहाँ पे मैं रुकूंगा, वेट करूँगा, यहाँ पैनिक नहीं करूँगा, क्योंकि एक तो अप ट्रेंडिंग स्टॉक है, दूसरा उसका रीज़न हमें पता है कि भैया ठीक है, अर्निंग आई थी मंडे के दिन, उसके बाद ऊपर काफ़ी गया, वापस नीचे आ गया, अगले दिन ये गिर गया, ठीक है कोई बात, अगले दिन वेट करूँगा कि नेक्स्ट डे क्या करता है ये।
क्योंकि मेरी क्वांटिटी मेरी लिमिट में है। मैंने जब ये स्टॉक लिया था ये सोच के लिया था कि भैया किसी भी दिन इसमें 15-20% का फॉल आ सकता है, तो मैं उसके लिए रेडी रहूँ। तो ठीक है, मैं रेडी था, क्वांटिटी मेरे कंट्रोल में थी, तो मैंने अगले दिन वेट किया, अगले दिन ये क्या करता है। लेकिन उसके बाद आप देख रहे हो उसके बाद क्या किया इसने, ठीक है ना। तो पैनिक नहीं करना चाहिए, और पैनिक हमेशा तभी होता है जब हम आउट ऑफ कंट्रोल खेलते हैं, अपनी जितनी हमारी कैपेसिटी है रिस्क लेने की उससे ज़्यादा रिस्क लेते हैं, तो ही हमारे को प्रॉब्लम होती है, अदरवाइज़ प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। एक क्वेश्चन और आया था, जिन्होंने वो ऑप्शंस की बात की थी ना, उन्होंने ये क्वेश्चन और पूछा था, तो वो मैं स्किप हो गया, एक बार उसका भी मैं आंसर कर देता हूँ। उन्होंने कहा था कि अगर मैं 5 मिनट की कैंडल क्लोज होने पर ट्रेड ले रहा हूँ और अगले दिन नेक्स्ट कैंडल जो भी बनती है, अगले दिन नहीं, नेक्स्ट कैंडल जो बनती है वो रेड बनने लग जाती है या नीचे आ जाती है, उसके बाद क्या होता है कि ट्रेड जो है वो वापस से मेरी साइड चल पड़ता है, तो वो ट्रेड मेरे हाथ से छूट जाता है। तो उसका रीज़न मैंने आपको, उसका सोल्यूशन मैंने आपको बताया। कभी भी आप कोई भी ब्रेकआउट प्ले कर रहे हो, किसी भी एवरेज को प्ले कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, एक कैंडल पे कभी भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, 2 कैंडल अपने को चाहिए ही चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं इंट्राडे में वीवैप को यूज़ करते हैं, वीवैप के नीचे आता है तो सेल कर देते हैं, लेकिन 2 कैंडल चाहिए। अगर लगातार बैक टू बैक 2 कैंडल बनी है तो पहली कैंडल का ऊपर जो भी हाई है वहाँ पर आप एक एसएल डाल के शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हो, और इसका वाइस वर्सा अगर ऊपर का ट्रेड है तो ये एक सिंपल सी स्ट्रेटजी है। मतलब स्ट्रेटजी क्या, एक ऑब्जर्वेशन है बहुत सालों की, कि एक कैंडल हमेशा नुकसान देती है, 2 कैंडल बनेंगी तो ही उस पर ट्रस्ट करना है, अदरवाइज़ नहीं करना है, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके अलावा एक क्वेश्चन और आया था कि जब स्टॉक करेक्शन में जाने वाला होता है, किसी भी टाइम फ्रेम पे संगम बनाने वाला होता है, तो क्या कोई चार्ट कुछ हिंट देता है क्या? तो हिंट तो देता है यार, चार्ट तो हमेशा हिंट देता है। कुछ भी हो रहा है उसका कोई ना कोई रीज़न आपको चार्ट पे ही मिलेगा। अगर कोई स्टॉक में ब्रेक डाउन हुआ, ब्रेकआउट हुआ, वो नहीं चल रहा है, क्यों नहीं चल रहा है, चल रहा है तो क्यों चल रहा है, उसका रीज़न आपको चार्ट पे ही मिलेगा। किसी ना किसी टाइम फ्रेम पे, अलग अलग टाइम फ्रेम पे जाकर के आपको चेक करना पड़ेगा, रीज़न मिलेगा। और संगम बनने की शुरुआत होने से पहले क्या हम कुछ आइडिया लगा सकते हैं, हिंट ले सकते हैं? उसके लिए एक ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, यूट्यूब पे वीडियो है इसी चैनल पे, तो वो वीडियो आप देख सकते हो, मैं उसका लिंक दे दूँगा ऊपर आई बटन पे, तो वो वीडियो आप देख लेना, ठीक है, उसका आपको आइडिया लग जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, और इसके अलावा अगर किसी के और भी कोई क्वेश्चंस हो तो आप यहाँ कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो। एंड साइकोलॉजी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये आप सब लोगों को पता है। और जैसा मैंने अभी एग्जांपल दिया नेचर का, तो नेचर के साथ रह कर के ही अपने को काम करना है। अगर आप जो नेचर के रूल्स हैं, नेचर जिस तरीके से काम करता है उस तरीके से ही अगर आप काम करोगे तो धीरे धीरे करके सक्सेस तक पहुंच जाएंगे, और जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो थोड़ी थोड़ी करके सही होने लगेंगी, ठीक है। गलती हमारी होती है, कभी भी चार्ट की गलती नहीं होती है। आप किसी भी दिन लॉस में जाओगे ना तो आपको लगेगा यार मैंने तो सही ट्रेड लिया था, ये क्या हो गया, लेकिन कुछ टाइम बाद आपको ये दिखाया जाएगा और ये प्रूफ कराया जाएगा कि मार्केट हमेशा सही थी, आप ही गलत थे। तो गलत हमेशा हम ही होते हैं, मार्केट कभी गलत नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये है। और बाकी ये है कि ट्रेडिंग जब हम कर रहे होते हैं या जब भी मार्केट में काम कर रहे होते हैं, चाहे वो इंट्राडे कर रहे हो चाहे कुछ भी हो, माइंड हमारा एकदम पीसफुल होना ही चाहिए, नहीं तो गलत डिसीजन होंगे ही होंगे। उसके लिए तो सब एक नॉर्मल सी चीज़ है, तो बच्चे को भी पता है। हम लोग मेडिटेशन वगैरह करें, थोड़ा अपना माइंड रिलैक्स रखें तो शांति से काम हो जाता है। दूसरा, लालच नहीं करना चाहिए अपने को, बहुत जल्दी में स्टॉक को बेचना नहीं चाहिए, या फिर लालच में आकर के, यानी कि हमने देखा ही नहीं कि चार्ट में, लेकिन हाँ किसी और ने कहा कि अच्छा है, टीवी में किसी ने कहा अच्छा है, हमने ले लिया। ये सब चीज़ों से बचे रहोगे तो भैया ठीक रहोगे। और जितनी भी स्ट्रेटजीज़ आपने कहीं से भी सीखी हों, चाहे इस चैनल से सीखी हों चाहे कहीं से भी सीखी हों, सबको मिक्स नहीं करना चाहिए और विश्वास करना चाहिए कि अगर मैंने ये चीज़ सीखी है तो पहले मैं इसको कुछ समय टेस्ट करूँगा या करूँगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि 1-2 बार लिया, स्टॉक नहीं चला, आपने बेच दिया, फिर कोई और स्ट्रेटजी पे आ गए। वो शिफ्ट नहीं करना अपने आप को। कोई भी एक चीज़ पकड़ लो, उस पर मास्टर करने की कोशिश करोगे तो हो जाएगा। अब इसी चैनल पे काफ़ी सारी स्ट्रेटजीज हमने डिस्कस की हुई हैं। आप कोई भी एक स्ट्रेटजी पे अगले 6 महीने साल भर काम करके तो देखो, नहीं पैसा बने तो बोलना। मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताऊँ, अब मैंने यहाँ क्या किया, मैंने यहाँ पर सिर्फ एक एवरेज लगाई है 50 की। आप कोई भी एवरेज लगा लेना। अगर आप डिसिप्लिन इस तरीके का रख सकते हो कि जब जब प्राइस इस एवरेज के ऊपर जाएगा मैं बाय करूँगा, जब इस एवरेज के नीचे जाएगा मैं सेल करूँगा। आपको कोई स्ट्रेटजी समझ में नहीं आती ना, कोई स्टॉक कोई कुछ भी क्लियर नहीं है, आप अभी बिगनर हो, लेकिन आपको लगता है कि नहीं यार काम करना चाहिए, तो मैं आपको एक छोटी सी एडवाइस देता हूँ।
आप अपना एक 20-25 स्टॉक का यूनिवर्स बना लो खुद का, ठीक है। हर सेक्टर में से टॉप के 1-1 2-2 स्टॉक उठा लो। अगर आपको कंसिस्टेंट पैसा बनाना है ना, तो इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता। और उसके अंदर में बहुत बड़ा यूनिवर्स नहीं होना चाहिए, 15-20 स्टॉक सफिशिएंट है। उसमें आप कोई भी एक एवरेज, अगर आपको शॉर्ट टर्म में काम करना है, शॉर्ट स्विंग खेलने हैं तो 20 रख सकते हो, थोड़ा मीडियम टर्म जाना है 50 रख सकते हो, नहीं तो 100 रख सकते हो, थोड़ा सा और उसको पोजिशनल करना है तो एक लाइन चार्ट पे डाल दो, कोई भी जो एवरेज आपको पसंद आया, जो अपने मन में आए। 50 भी मत डालो, 45 डाल दो, 85 डाल दो, 35 डाल दो, जो पसंद आए वो डाल दो, कोई भी एक लाइन डाल दो। बस डिसिप्लिन ये होना चाहिए कि जब जब प्राइस उस एवरेज के ऊपर जाएगा मैं बाय करूँगा, नीचे आएगा मैं सेल कर दूँगा। अब मान लो ये स्टॉक है या कोई भी स्टॉक है, या चलो इंडेक्स की भी बात कर लेते हैं। मान लो ये निफ्टी है, एक बार वापस से मैं निफ्टी का चार्ट लगाता हूँ। आप कोई भी स्टॉक पकड़ लेना, ठीक है। अब ये निफ्टी है, निफ्टी के अंदर मैंने क्या किया, मैंने एक अपने लिए रूल बना दिया कि मैं हमेशा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम करूँगा, और जब जब प्राइस 15 के ऊपर जाएगा मैं इसको बाय करूँगा, जब 15 के नीचे जाएगा मैं इसको सेल करूँगा। सिर्फ यही रूल है और कोई स्ट्रेटजी नहीं है। तो आपके 8 से 10 बार स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं, होने दो, कोई बात नहीं। लेकिन रूल अपने को यही रखना है कि जैसे ही 50 के ऊपर गया मुझे बाय करना है, 50 के नीचे आ गया मुझे सेल कर देना है। आपके 10 बार स्टॉप लॉस हिट होंगे, लेकिन 11वीं बार जो आपको ट्रेड मिलेगा ना, वो पिछले 10 बार का कवर कर देगा। ऐसे ही स्टॉक्स में आ जाओ। अब डेली का टाइम फ्रेम है, डेली के टाइम फ्रेम में आपने लगा दिया 50 का एवरेज। 50 एवरेज के ऊपर वो स्टॉक जाएगा तो मैं बाय कर लूँगा, नीचे आएगा तो मैं सेल कर लूँगा। अगर इतना भी कर लिया ना तो भी पैसा बन जाएगा। लेकिन डिसिप्लिन होना चाहिए पूरा। और अगर आप इस तरीके से काम कर रहे हो तो आपको हर ट्रेड लेना पड़ेगा। आप समझ रहे हो? कोई भी स्टॉक आपको पसंद आए ना, वो स्टॉक उठा लेना, उस पर ये चीज़ जा करके चेक कर लेना, और कोई भी एवरेज, दुनिया की कोई भी एवरेज लगा करके चेक कर लेना, या अपने मन से कोई भी एक भाव रख लेना कि भैया 100 के ऊपर जाएगा तो मैं बाय करूँगा, 100 के नीचे आएगा तो सेल करूँगा, 50 की एवरेज के ऊपर जाएगा मैं बाय करूँगा, 50 की एवरेज के नीचे आएगा। अगर ये भी कर लिया तो भी इन द एंड आप पैसा कमा के निकलोगे इस बाज़ार से। बस डिसिप्लिन होना चाहिए और सारे ट्रेड लेने हैं। फिर ऐसा नहीं कि एक ट्रेड ले लिया, दूसरा नहीं लिया, तीसरा ले लिया, चौथा नहीं लिया, ऐसा नहीं करना। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं बताई है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई इंसान ये भी कर लेना तो भी पैसा बनता है। दूसरा, अभी मान लो ये कोई स्टॉक है, आपको जैसे अभी हमारा लार्ज कैप्स होते हैं, निफ्टी 50, निफ्टी 100, निफ्टी 200, ये तो आपको पता है ना निफ्टी 100 क्या होता है। अभी निफ्टी 100 में टॉप 100 कंपनीज़ हैं, तो अगर उनमें से कोई कंपनी बहुत ख़राब होने लगेगी तो अपने आप इंडेक्स से बाहर हो जाएगी। तो अगर कोई ऐसी कंपनीज़ मैं उठा लूँ, 5, 7, 10 कंपनी का यूनिवर्स बना लूँ अपना, एक कंपनी मैंने ऑटो सेक्टर से ले ली, एक मैंने मेटल से ले ली, एक मैंने एफएमसीजी से ले ली, एक फार्मा से ले ली, एक ऑयल एंड गैस से ले ली, एनर्जी से ले ली, कमोडिटी से ले ली, सबकी एक 2 कंपनी लेके मैंने अपना यूनिवर्स बना लिया। 50 की एवरेज डाल दी वहाँ पे, क्योंकि वो स्टॉक्स ऐसे होंगे जो बहुत बहुत ज़्यादा समय तक 50 की एवरेज के नीचे नहीं रहेंगे। अगर कोई कंपनी बहुत ख़राब होने लगती है तो वो अपने आप इंडेक्स से बाहर हो जाती है, तो आप सबको पता ही है ना। तो ऐसी कंपनीज़ के अंदर में अगर मैं काम करूं और मैं अपना एक छोटा सा नियम बना लूं कि जो कंपनी 50 के ऊपर जाएगी वो मेरी, 50 के नीचे जाएगी तो मैं उसको बेच दूंगा, आप उससे भी पैसा कमा लोगे। किसी स्ट्रैटेजी की ज़रूरत ही नहीं है आपको। आप समझ रहे हो? सिर्फ एक लाइन से भी पैसा बनाया जा सकता है, बट डिसिप्लिन होना चाहिए। मार्केट में डिसिप्लिन का ही सारा खेल है, स्ट्रैटेजी वगैरह कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। स्ट्रैटेजी सीखने के लिए ज़रूरी है कि हाँ पता होना चाहिए, बट हम ये नहीं सोच सकते कि मेरे को कोई ऐसा जादू मिल जाए या कोई ऐसी ट्रिक मिल जाए कि बस मैं आज ये स्ट्रैटेजी मिल गई और आज से पैसा कमाना शुरू, वो नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो ना? पीडीएफ में हमेशा बोलता हूँ, पेशेंस, डिसिप्लिन और फोकस, ये अपने को रखना ही पड़ेगा। और बदलाव धीरे धीरे करना है, एकदम से नहीं करना है। एकदम से करोगे नहीं होगा। पिछले 5 साल से लॉस करते जा रहे हूँ और मैं सोचूं कि बस कल से मेरा एकदम से ही प्रॉफिट मिल जाए, कोई ऐसी स्ट्रैटेजी मिल जाए, कुछ ऐसा मिल, नहीं होगा वो। पहले धीरे धीरे लॉसेस कम होने स्टार्ट होंगे, फिर धीरे धीरे करके प्रॉफिट बनने स्टार्ट होंगे। सडन शिफ्ट कभी भी नहीं होता है, ना नॉर्मल लाइफ में होता है, ना नेचर में होता है, ना स्टॉक मार्केट में होता है। ठीक है, सो वीडियो अब यहाँ क्लोज करेंगे। आपके और कुछ क्वेश्चंस हो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और वीडियो को लाइक करेंगे, अच्छा रहेगा। वीडियो को शेयर करेंगे, अच्छा रहेगा। बिकॉज बहुत सारे लोग लालच में आकर के ये गलतियाँ करते हैं, क्वांटिटी वाली गलती बहुत लोग करते हैं। अच्छा हुआ आपने ये क्वेश्चन पूछ लिया, रवि भाई ने ये क्वेश्चन पूछा, अच्छा हुआ ये क्वेश्चन पूछ लिया। तो अभी समझ में आएगा लोगों को कि ऐसा नहीं करना चाहिए। स्लो जितना चलेंगे उतना बढ़िया रहेगा इस मार्केट में। ठीक है,
तो वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बता सकते हैं। कोई भी सवाल हो कमेंट कर सकते हैं। हमारा जो टेलीग्राम का आईडी है इंडिपेंडेंट ट्रेडर 24, वहाँ पे भी अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है आप पूछ सकते हो। एक्स प्लेटफॉर्म पे मुझे टैग करके आप क्वेश्चन पूछना चाहो पूछ सकते हो। तो ये सब प्लेटफॉर्म हैं, वो कोई भी क्वेश्चन पूछना हो। स्टॉक स्पेसिफिक नहीं जवाब दूंगा क्योंकि वो मेरा राइट नहीं है, मैं ऐसे भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। तो मैं आपको स्टॉक स्पेसिफिक आप पूछो कि ये स्टॉक में क्या होगा, मैंने ये लिया था, इसका क्या करूँ, वो सब जवाब नहीं दूंगा। उसके अलावा साइकोलॉजी रिलेटेड या किसी सेटअप को समझ में नहीं आ रहा, मेरी किसी यूट्यूब वीडियो में आपने कोई स्ट्रेटजी सीखी, उसके अंदर कोई क्वेश्चन है, वो सब क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो आप एक्स पे मुझे टैग करके जो क्वेश्चन पूछने हो आप पूछ लेना। जो क्वेश्चन वहाँ आंसर वहाँ दे सकूँगा वहाँ दे दूँगा, अदरवाइज़ इस तरह की वीडियोस बना करके उसको हम डिस्कस कर लिया करेंगे। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू, बाय बाय।